उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह है और धर्म कथाएं के इस एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जी। स्वागत है पंडित जी आपका। देश के प्रमुख राजनेताओं के बारे में बात करेंगे कि क्या ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, कुंडलियां क्या कह रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि क्या कहती है उनकी कुंडली। जो देखो उनकी जन्म तारीख जो उपलब्ध है वो उसके हिसाब से 17 सितंबर 1950 की है। हाँ। और उनका वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का जन्म। अब वृश्चिक लग्न में बैठे हुए मंगल जो कि एक बहुत बड़ा महापुरुष योग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम रोचक योग। हाँ। ये बड़ा एक योग होता है और इस योग में जन्म लेने वाले योग बड़े ही तेजस्वी होते हैं। हाँ। बड़े ही प्रखर वक्ता होते हैं, ओजस्वी होते हैं। तो ये सारे गुण उनके अंदर मौजूद हैं। हाँ। अब हम यहाँ बात करते हैं तो उनकी पत्रिका के अंदर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कम काम कर रहे हैं या जो हल्के हैं या जिनके पास ऊर्जा का अभाव है। पर उन्होंने क्या करा है कि अब यदि हम उनकी पत्रिका में देखें तो वो षष्ठेश होकर के लग्न में बैठे हैं। मतलब आप यहाँ समझिए कि जितने लोग उनका विरोध करेंगे उतना ही उनका राजयोग बलवान होगा। इसलिए आपने कभी तक के जितने भी उनके खिलाफ जो भी आपने प्रदर्शन देखे होंगे उनने किसी भी रीज़न से यदि किसी के सामने झुक भी गए हैं या वो कुछ भी किया है तो आपने देखा होगा कि अगले चुनाव में उन्होंने कुछ अच्छा ही प्रदर्शन करा है। तो ये क्या है कि जितने उनके विरोधी होंगे उतना ही उनका राजयोग बलवान होगा। अच्छा। ये उनकी एक बड़ी अच्छी विशेषता है। इसके अलावा अब उनको जो दशाएं चल रही है वो उस राजयोगकारी रोचक योग के मंगल की ही दशा चल रही है और ये अभी उनको ये दशाएं और चलनी है जो 2027 के दिसंबर तक चलेगी। तो इस परिस्थिति के अंदर क्या है कि ये मंगल अभी उनको और ऊंचाइयाँ देंगे। अब ये मंगल अभी चुका नहीं है, वो यहाँ से उनको और ऊंचाइयाँ देगा अभी। और ये 2027 के तक, हाँ इसके बाद वो हो सकता है अपनी मर्जी से चाहे तो वो कर दें या कुछ ऐसी जगह पे जाकर के बैठ जाए जहाँ से वो अकेले ही कुछ कर सकें। लोगों का उनको थोड़ा सा कम बोलेना पड़े। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में देखने को मिले कि राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि हो गई है। अब केवल प्रधानमंत्री ये कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि हो गई मतलब राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई निर्णय ले सकता। ऐसी परिस्थितियाँ आपको थोड़े दिन में देखने को मिल सकती हैं। सही बात है। इसके अलावा कुछ और परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं जो उनके प्रभाव को या उनके प्रभुत्व को और बढ़ता हुआ दिखाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि उसके बाद उनको राहु की दशा लगेगी, लेकिन राहु खुद कूटनीतिज्ञ होते हैं तो वो आप यूँ मान के चलिए कि वहाँ भी उनको राहु की दशा भी उनके लिए लाभकारी ही रहेगी। तो ये मोदी जी के लिए तो अभी टाइम उपयुक्त है, उत्तम भी है, योग भी अच्छे हैं। हाँ कुछ ग्रहों की कमी है। तो यदि हम उनके ऊर्जा स्तर की बात करें तो ऊर्जा स्तर में उनके सारे ग्रह बराबर काम कर रहे हैं। मतलब सभी करीब 70% से लेकर के तो 100% तक जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका ऊर्जा स्तर बहुत बढ़ा हुआ है और इस ऊर्जा स्तर के कारण वो लोगों के सामने जाते हैं और अपने प्रभाव को छोड़ के आते हैं। अच्छा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की कुंडली की बात करते हैं हम, तो क्या कहती हैं उनकी कुंडली? जी देखिए अमित शाह जी जो हैं उनका जो डिटेल उपलब्ध है वो है 22 अक्टूबर 1964 और जो उनका समय उपलब्ध मिलता है वो 5:25 सुबह का मिलता है। अब यदि हम देखते हैं तो उनकी पत्रिका बनती कन्या लग्न और मेष राशि। कन्या लग्न के लोग भाई अब उनका चेहरा देख के हम अंदाज़ लगा सकते हैं वे ऐसे लोग बड़े हंसमुख किस्म के होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वो जहाँ भी जाते हैं या तो वो बहुत हंसी करते हुए आपको मिलते हैं, माहौल बदल देते हैं या फिर वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी। वो क्या है कि जो सूर्य बुध जो है उनका वो द्वितीय स्थान में सिंह राशि के तुला राशि के विराजमान है और सिंह राशि के उनको शुक्र हैं। तो अब ये जो परिस्थितियाँ उनकी पत्रिका में बनती है और दशम स्थान पर राहु उनकी पत्रिका में क्या है कि ये राहु खुद कूटनीति के जनक माने जाते हैं और यहाँ पे क्या है कि राहु उनके कर्म क्षेत्र में जाकर के बैठ गए, इसलिए वो राजनीति के अंदर कूटनीति का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य इसीलिए उनको कहते हैं, चाणक्य उनको इसीलिए कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि चूंकि लग्नेश द्वितीय में पहुंचे हैं तो वो प्रखर और ओजस्वी वक्ता हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर वो पीछे नहीं करते, वो आप देखो कि हर चीज़ बोलते हैं। और उनकी पत्रिका में ऐसा है
कि केवल केतु भर काम नहीं कर रहे हैं, केवल केतु भर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी आप मान के चले कि उनकी पत्रिका में सारे ग्रह काम कर रहे हैं। गुरु थोड़े से हल्के जरूर हैं उनकी पत्रिका में, और गुरु के हल्के होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी उनको ट्रेवलिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, यात्राएं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, पर फिर भी ये पत्रिका श्रेष्ठ है कि वो समय भी अच्छा है, और अभी उनको गुरु का ही समय चल रहा है, क्योंकि सप्तमेश भाग्य में जाकर के बैठे हैं, और इनको जितने भी बदलाव हुए हैं वो इनके विवाह के बाद ही हुए हैं। अच्छा। तो क्योंकि सब पत्नी उनकी भाग्यशाली है, तो वो जब तक पत्नी उनके साथ रहेंगी तो आप ये मान के चलिए कि वो बहुत तरक्की करते रहेंगे और बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगे। बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में, क्या कहती हैं उनकी कुंडली? उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं हम, यदि अखिलेश जी की पत्रिका देखते हैं हाँ। तो उनकी पत्रिका भी ठीक अमित शाह जी जैसी ही है कि कन्या लग्न की पत्रिका है, और कन्या लग्न की पत्रिका के अंदर उनको, और उनकी राशि जो है बनती है इसके अंदर मिथुन। अब कन्या लग्न की पत्रिका में बुध उनके लाभ में गए हुए हैं, अब और वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र बुध की युति उनको कहाँ पे मिल गई? लाभ में। तो आप उनकी बातचीत की शैली और जो उनकी ओजस्वी, मतलब जिस इस प्रकार के ओजस्वी वक्ता हैं वो, आप देखते हैं कि वो कभी भी सभा को बिल्कुल एकदम मुग्ध कर देते हैं। हाँ। कि जैसे जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग उनको बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। ये उनके पास विशेष थी। हाँ, एक चीज़ उनकी ज़रूर कमी थी कि उनकी पत्रिका में 4 ग्रह की युति एक दशम स्थान में बनती है, उसमें थोड़े से शनि महाराज थोड़े से हल्के पड़ रहे हैं, और वो सूर्य शनि की युति है। तो इस वजह से एक समय था जब हमने उनके पिता पुत्र में थोड़े से मतभेद सुने थे, और चूंकि वो उस टाइम पे दशा भी केतु की चल रही थी, और केतु की दशा में ही उनके हाथ से सत्ता गई थी, अन्यथा उनकी पत्रिका में योग बहुत ज़बरदस्त थे। यदि वो केतु की दशा नहीं होते हुए उनको शुक्र की दशा तब लग गई होती तो वो आज भी उत्तर प्रदेश। अब आगे चुनाव आने वाले हैं, क्या कहता है भाग्य उनका? उनकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही। अच्छा। हाँ, उनके प्रदर्शन में निरंतर सुधार होगा। अच्छा। और ये आप देख चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अच्छा। उन्होंने अपने प्रदर्शन को बहुत बेहतर किया है। तो क्या सरकार बन सकती है क्या समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में? देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपके साथ कौन है। अच्छा भाई, यदि अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे तो आप ये मान के चलना कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यदि वो किसी के साथ जुड़ते हैं तो किसके साथ जुड़ते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि वो प्रदर्शन कैसा रहेगा। भाई, वो गठन अपना किसके साथ बनाते हैं? भाई, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे दल हैं, अब वो अपना गठबंधन किसके साथ करते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि वो कितने आगे तक जाएंगे। अन्यथा उनकी पत्रिका में दशाएं बहुत अच्छी चल रही है, योग बड़े अच्छे बन रहे हैं, तो उनको मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो अवश्य बन सकते हैं। अखिलेश यादव की ऊर्जा कैसी चल है अभी? देखो, उनकी ऊर्जा की तरफ यदि हम चलते हैं तो उनकी ऊर्जा में ज़रूर थोड़ी सी कमी आती है। तो जो ऊर्जा की कमी है ये इनके इन ग्रहों में थोड़ी सी न्यूनता लेकर के आती है। अच्छा। यदि वो देखिए, मतलब धर्म प्रार्थना या इस लाइन में जाते हैं, या यदि वो किसी धार्मिक कार्य करते हैं, जी बिल्कुल, और यदि किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के यदि वो कोई रत्न धारण करते हैं तो ये उनकी ऊर्जा को बराबर करेगा, और बराबर करने के बाद वो इसके अंदर उनको तरक्की दिलवाएगा कि जो उनका कर्म क्षेत्र है या जो उनका राजनीति वाला कर्म क्षेत्र है इसके अंदर उनको बहुत तरक्की दिलवाएगा। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्या कहती है उनकी कुंडली? योगी आदित्यनाथ जी का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है वो 5 जून 1972 का है। अब समय में इनका थोड़ा सा वो था जो हमको उपलब्ध मिला है, वो चूँकि जो इनके मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी जब हमने की थी, आपके चैनल पे करी थी, वो एक लेख लिखा था, तो वो आपने देखा होगा कि उस समय पे हमने इनको इस सिंह लग्न से ही इनकी पत्रिका बनाई थी, और अभी भी इनकी सिंह लग्न की पत्रिका हमारे पास वही उपलब्ध है। कोई इनके डेटा में कोई चेंज नहीं आया है कि भाई किसी अन्य व्यक्ति ने इनको देख के बताया हो कि नहीं इनका समय तो ये है, तो हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इनके देखो, इनकी पत्रिका के अंदर यदि हम सिंह लग्न की पत्रिका देखते हैं तो दशम में सूर्य शनि जरूर बैठे हुए हैं, जो इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ करके ये शुरू से ही जो है संन्यास वाली लाइन पे आ गए हैं। हाँ, इनकी पत्रिका में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि शुक्र
केतु इनके जो है 12वें स्थान पे है, जो मोक्ष कारक है, और इनको ये मोक्ष वाली लाइन जिसको हम बोलते हैं संन्यास वाली लाइन, ये इसके अंदर इनको बहुत सफलता देता है, और वो इनको सफलता मिली भी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। यदि इसको मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा तो नहीं, इनको सफलता अपने मेहनत और अपनी कर्म की वजह से मिली है। इसके अलावा इनकी इसमें ग्रह बहुत सारे काम नहीं कर रहे हैं, परंतु जो इनके योग हैं, कुछ योग ऐसे हैं जैसे सूर्य शनि की युति होना, लग्नेश का दशम स्थान में बैठना और सप्तमेश से उसने युगल करना, बुध का कर्म में आकर के बैठ जाना, ये इनको एक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा बनाती है कि ये किसी भी प्रशासनिक क्षमता को इनकी दर्शाता है। हाँ, ये जो इनकी शैली है बातचीत की, एकदम एग्रेसिव जो शैली है, वो मंगल के कारण है और सिंह लगने के कारण है, कि जिसके कारण से ये लोगों को अपने जो ओजस्वी शैली है उसके कारण लोगों को मुग्ध कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। ऊर्जा का स्तर बहुत उत्तम है। इन्होंने जो संन्यास के कारण जो मंत्र जाप किया है उस वजह से इनकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा है, एकदम श्रेष्ठ है। हम इसको बोलेंगे कि इनका ऊर्जा का स्तर मोदी जी से भी श्रेष्ठ है। इतने सारे ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ऊर्जा के स्तर से उन सब को सामान्य बना के रखा। हाँ, पूरा नाम लेके बताइए। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ऊर्जा के स्तर को पूरी तरह से सामान्य बना के रखा हुआ, और बल्कि उच्च स्तर पे लेकर के गए हैं। ये किससे? अपने साधना से। और ये साधना जो है उनकी, ये उनको और ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। अभी हो सकता है आप थोड़े दिन में देखेंगे, हो सकता है चुनाव से पहले कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बुलाया जाए और उन्हें कहीं नई जिम्मेदारी दी जाए। हो सकता है कि आप अगला देखें कि अगला चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तो लड़ा जाए, या हो सकता है कि उनके नेतृत्व में वो चुनाव न लड़ा जाए, किसी और के नेतृत्व में भी लड़ा जाए। लेकिन यहाँ पे यदि उनके नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा जाता है तो भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। और यदि उनको वहाँ बुला लिया जाता है केंद्र में, तो वो वहाँ पे एक नई जिम्मेदारी को भी बहुत सफलतापूर्वक। अच्छा, सही है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बारे में। क्या कहती है उनकी कुंडली और उनकी एनर्जी कैसी क्या है? जी बिल्कुल। तो ये राहुल गांधी जी का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है 18 जून 1970 का है। रात को 9:52 इनका जन्म स्थान उपलब्ध मिलता है ना। ये इस हिसाब से इनकी पत्रिका बनती मकर लग्न की, और मकर लग्न और वृश्चिक राशि की पत्रिका बनती है। अब मकर लग्न है, मकर लग्न के लोग आप देखते हैं उनकी जो जीवटता देखते हैं कि राहुल गांधी किसी भी मुद्दे को में किस स्तर के साथ जुड़ते हैं। आप यदि ये देखते हैं तो आपको लगता है कि उनकी संघर्ष करने की क्षमता कितनी प्रबल है। लग्नेश उनके चतुर्थ स्थान में आ गए कि अलग बात है कि वो नीच के हो गए वहाँ जाकर के, और नीच के होने के बाद भी उनका पब्लिक रिलेशन या जो उनका जन संबंध है वो बहुत श्रेष्ठ है। जो लोग उनको पसंद करते हैं वो आज भी उन्हीं को पसंद करते हैं, उनसे अलग नहीं हटते वो। ये उनकी खास विशेषता है। राहुल गांधी में एक और चीज़ है कि जो उनकी बातचीत की शैली है वो उनकी थोड़ी सी कभी कभी अलग हो जाती है। मतलब किसी मुद्दे को लेकर के वो कभी दो तरीके की बात भी बोल देते हैं। तो यहाँ बस केवल यदि वो इस पे फोकस करें कि वो एक बात बोलें, तो यदि राहुल गांधी यदि एक बात बोलें और उसी पे अटल रहें तो ये बहुत अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं। इनकी एनर्जी क्या कहती है? इनकी एनर्जी में थोड़ी सी कमी है क्योंकि थोड़े से गुरु इनके वो आ रहे हैं, जबकि इनकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, दशाएं बहुत अच्छी चल रही है। और आगे ये कुछ सफलता के योग है इनकी पार्टी क्या? मैं बहुत बड़ी सफलता के बारे में तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन इनकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा कम है और इनके ऊपर एक थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा भी आ रही है। इनको थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो राहुल गांधी के ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है ये उसको किसी तरीके से हटाने का प्रयास करें और अपने साथ पॉजिटिव जो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने, धन्यवाद।